हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। मैं हूं भूमिका चौहान। स्वागत करती हूं आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में। क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए एक पेपर लेकर आई हूं। जी हां, ये पेपर हम सॉल्व करेंगे आज यहां पर क्लास में ही, बिल्कुल लाइव। पूरा जो आपका एग्जाम में पेपर आने वाला है उसी फॉर्मेट में, उसी तरीके से, उतने ही क्वेश्चंस, उतने ही मार्क्स के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी। तो एक बार सभी बच्चे फटाफट से आ जाओ, क्लास ज्वाइन कर लो जल्दी जल्दी जल्दी। मैंने क्लास को शेयर कर दिया है, आप लोग भी शेयर कर दीजिए एंड हम आज इस सेशन को शुरू करते हैं। ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत जरूरी होने वाली है। हेलो 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 दिशा, हेलो हेलो, वेरी गुड। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जो बोलना है बोलो, जल्दी से एक बार आ जाओ क्योंकि समय लगने वाला है। ऑब्वियसली एग्जाम में आपको यही पेपर करने के 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं। आज यहाँ पर अपन फटाफट जल्दी जल्दी करने वाले हैं। मैं आपको सारे आंसर्स प्रोवाइड करने वाली हूँ, इसी के अंदर सारे आंसर्स लिखे भी हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए है तो आज आपको क्लास के बाद मुझे कमेंट सेक्शन पूरा भरा हुआ चाहिए। जितने बच्चे आज क्लास के अंदर हैं वो मुझे पीडीएफ का मैसेज डालेंगे कि पीडीएफ 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 पीडीएफ। जितने अगर मेरे कमेंट्स आज 300 क्रॉस करते हैं तो इसका पूरा पीडीएफ आपको मिलेगा। आप देख सकते हैं कि ये मैं प्रॉपर आप लोगों के लिए, ये रहा यहां से, यस ये रहा विद आंसर्स मैं लेकर आई हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, सारे ग्रामर वाले सेक्शन के भी आंसर्स वगैरह सब कुछ ऑलरेडी है यहां पर। तो हम क्लास के अंदर सारा का सारा आज ये पेपर सॉल्व करेंगे। एक बार आ जाएंगे बच्चे तो अपन आज एक क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आ जाओ यार, फटाफट जल्दी से ज्वाइन कर लो। ठीक है, हाँ, क्योंकि टाइम लगेगा इस पूरी क्लास के अंदर, है ना, लंबी क्लास होने वाली है। पहले ही बोल रही हूँ, बाद में मत कहना कि मैम ऐसे वैसे ऐसे वैसे। और मेरी बात एक और सुन लो ध्यान से कि बार बार बीच में ये वो टोकना नहीं है। ठीक है, अपन पूरा करेंगे, एक एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। जैसे सबसे पहले अपन अनसीन पैसेज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको आंसर्स वैसे जैसे लिटरेचर के सारे आंसर्स है, जो आपका लेटर वगैरह था उसके भी मैं बॉडी वाला पार्ट लेकर आई हूं। ठीक है, और ये अपने जो ग्रामर वाला पोर्शन है वो भी पूरा सॉल्व्ड है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देने भी वाली हूं करने के लिए। ठीक है ना, चलो तो शुरू कर देते हैं आज की क्लास को फटाफट से। आई गेस सभी बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है। आ जाओ यार, थोड़ा सा तो जुनून, जोश, पैशन दिखाया करो। ऐसे बिल्कुल कितनी भी अच्छी चीजें लेके आओ तुम्हारे लिए, तुम्हारी प्रैक्टिस कराओ, तुम ऐसे सड़े से ही रहते हो। चलो बिना किसी देरी के सबसे पहले सेक्शन नंबर ए को स्टार्ट करेंगे। एंड सेक्शन नंबर ए है हमारा, ये आपको जो दिखाई दे रहा है अनसीन पैसेज हम लोगों को सॉल्व करना है। मैंने आपको अनसीन पैसेज सॉल्व करने का क्या ट्रिक बताया था? मैंने आपको सीधा ट्रिक बताया था कि भाई सबसे पहले तुम्हें क्वेश्चंस पढ़ने होते हैं। आज अनसीन पैसेज को सॉल्व करने से पहले अपन क्या पढ़ लेते हैं? क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। पहला सवाल क्या है? व्हाट आर द 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट? क्या 2 डिसएडवांटेज हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट? मतलब कि यहां पर ये जो हमें पैसेज दिया हुआ है ना, उसके अंदर कुछ फॉरेस्ट से रिलेटेड, उसके डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड बात चल रही है। ठीक है, तो हमें 2 डिसएडवांटेज फाइंड करने हैं। कीवर्ड्स निकाल लो क्वेश्चन में से। डिसएडवांटेज फाइंड करने किसके? डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट के। पहला सवाल। दूसरा क्या है? व्हाट आर द मेजर सोर्सेज ऑफ कुकिंग एनर्जी? दूसरा की पॉइंट हमें मिल गया, सोर्स ऑफ कुकिंग एनर्जी। ये चीज फाइंड आउट करनी है हमें। तीसरा क्या है? इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जहां पर दिखाई देगा, तीसरे का आंसर मतलब कि हमें वहां मिलेगा। आज जो पहले वाले का आंसर ढूंढते हैं। मैंने आपको यही बोला था, एग्जाम में आंसर फाइंड आउट करना हमारा मेन मकसद है। दूसरा मकसद है हम कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, अपने शब्दों में लिखेंगे, है ना। और तीसरा मकसद है कम से कम समय में अनसीन पैसेज को खत्म करेंगे। आइए जानते हैं। देखो फर्स्ट क्या दिया हुआ है, हमें निकालना था डिसएडवांटेज, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट के डिसएडवांटेज निकालने थे। आ जाओ देख लेते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। मैंने ये भी बोला था पहले सवाल का जवाब स्टार्टिंग में, दूसरे का उसके नीचे, तीसरे का इसके नीचे, चौथे का उसके नीचे, ऐसे आप लोगों को मिलेगा। तो देखो, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैज अ मेजर इंपैक्ट ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ आवर क्रॉपलैंड्स। अब आ गया ना, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इससे रिलेटेड ही है। हमें इसी की 2 डिसएडवांटेज करनी है।
अब इसने बोला कि डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट का जो एक मेजर इंपैक्ट पड़ा है वो किस चीज के ऊपर पड़ा है, इंपैक्ट जो पड़ा है, इन्फ्लुएंस जो हुआ है वो किस चीज के ऊपर पड़ा है, प्रोडक्टिविटी ऑफ आवर क्रॉपलैंड्स। हमारी जो फसल करने वाली जमीन थी ना उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो गई है। ठीक है, दिस हैपेंस इन टू वेज, दो तरीके से। हमें दो ही डिसएडवांटेजेस बताने हैं डिस्ट्रक्शन के, फॉरेस्ट के, हमें दो ही डिसएडवांटेज बताने। देखो पहला मिल गया, सॉइल इरोजन increases manifold and the soil literally gets washed away leading to an accentuated cycle of floods। accentuated मतलब क्या होता है, जोर देना, बल देना। ठीक है, तो यहां पर हो क्या रहा है, but equally important is the impact of the shortage of firewood on the productivity of our croplands। तो अब देखो दो चीजें आपको मिल गई हैं। कौन कौन सी चीजें मिल गई हैं, पहली चीज आपको मिल गई है कि फॉरेस्ट का जो डिस्ट्रक्शन होता है उससे क्या डिसएडवांटेज होता है, सॉइल इरोजन होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, फ्लड और ड्रॉट का जो साइकिल है वो बिगड़ जाता है, बिगड़ जाता है। तो पहला रीजन हमारा ये हो गया, आंसर नंबर फर्स्ट का रीजन हमारा ये हो गया कि भाई द डिसएडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, पहला डिसएडवांटेज सॉइल इरोजन, और दूसरा डिसएडवांटेज क्या है हमारा, शॉर्टेज ऑफ फायरवुड ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉपलैंड्स। मिल गए हमें पहले वाले सवाल के दोनों जवाब, राइट। यहां पर आपका दूसरा वाला डिसएडवांटेज ऐड हो जाएगा, इसे तुम्हें अपने शब्दों में लिखना है। अगला सवाल हमें दिया गया था, मेजर सोर्सेस क्या है कुकिंग एनर्जी के, आओ ढूंढ लेते हैं फटाफट से, ढूंढो अगर तुम लोगों को ढूंढना है तो। When firewood becomes scarce, मतलब जब फायरवुड की कमी हो जाती है, people begin to burn cow dung and crop waste। लोग क्या करने लगते हैं, गाय का गोबर होता है ना, उपले बनाते हैं, वो जलाने लगते हैं, या क्रॉप का जो वेस्ट होता है, ठीक है, ये जो अपना जो भी फसल का वेस्ट होता है वो जलाते हैं। सो इन मेनी प्लेसेस ऑफ आवर कंट्री काउ डंग एंड क्रॉप वेस्ट आर द मेजर सोर्सेज ऑफ कुकिंग एनर्जी। मिल गया आंसर हमें, नेक्स्ट मिला या नहीं मिला, काउ डंग एंड क्रॉप वेस्ट, आंसर नंबर 2 मिला। सो हम कैसे लिखेंगे, मेजर सोर्सेज ऑफ कुकिंग एनर्जी इन आवर कंट्री कौन कौन से हैं, काउ डंग एंड क्रॉप वेस्ट। चलो अगला सवाल क्या दिया था हमें, ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड दिया था। व्हाट इज द मेजर इंपैक्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑन द सॉइल। अभी तक हमने पूरा पढ़ा भी नहीं है पर दो सवालों के जवाब हमें मिल गए हैं। पेपर में आया हुआ सवाल है, ये पेपर में आया था ये पैसेज, तो ये मत सोचना कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीजें। सो व्हाट इज दी, और अभी से मैं आपकी ये तैयारी करवा रही हूं, आप ये सोचो, ये एग्जाम टाइम पे करवाई जाती हैं चीजें जो मैं अभी से आप लोगों को शुरुआत से ही करवा रही हूं, ताकि एग्जाम टाइम तक एकदम धुरंधर हो जाओ तुम इन चीजों में, है ना यार। या तो बातें ही कर लो, ठीक है, या इधर ध्यान ही दे लो। तीसरे वाले का तुम ही बताओगे। चलो, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन ऑन द सॉइल। टेक्नोलॉजी का क्या इंपैक्ट है, राइट, ऑफ द technology of the green revolution on the soil. Consequently, every part of plant get used and nothing goes back to the soil. अब क्या होता है, हम गाय का गोबर भी और जो क्रॉप का वेस्ट है सब कुछ यूज कर लेते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट कटने लगे, जलाने के लिए लकड़ी नहीं है, तो हम इन चीजों को यूज करने लगे, तो धरती में वापस तो कुछ जा ही नहीं रहा है, नहीं जा रहा ना। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस न्यूट्रिएंट ड्रेन अफेक्ट क्रॉप प्रोडक्टिविटी। तो अब न्यूट्रिएंट्स जो थे सॉइल के अंदर वो मिल नहीं पा रहे उसको, तो क्या होता है, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी खत्म होती है। इन एडिशन टू दिस द टेक्नोलॉजी ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, द टेक्नोलॉजी ऑफ ग्रोइंग हाई यील्डिंग वेराइटीज, मतलब आंसर यही मिलेगा आप ऑन अ लिमिटेड डाइट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स सच एज नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड पोटैश। अब हम क्या करते हैं, ये ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, द टेक्नोलॉजी ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, जो टेक्नोलॉजी है ग्रीन रेवोल्यूशन की, अब इसका इंपैक्ट ही तो बताना है हमें, क्या इंपैक्ट था, growing high yielding varieties on a limited diet of chemical fertilizers such as nitrogen, phosphates and potash। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी के अंदर यूज किया जाता है नाइट्रोजन, फोस्फेट्स एंड पोटैश, ठीक है। द टोटल बायोमास प्रोडक्शन गोज अप। इंपैक्ट क्या है, ये वाली लाइन हमारा इंपैक्ट है कि जो टोटल बायोमास का प्रोडक्शन है वो ऊपर जाता है, एंड सो डज द ड्रेन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, पर ड्रेन हो जाते हैं सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स सॉइल से,
ठीक है, देखो बायोमास क्या होता है, बायोमास क्या होता है, बायोमास होता है जो प्लांट्स और एनिमल से हमें मिल रहा है, ठीक है, जो प्लांट्स और एनिमल से हमें ऑर्गेनिक चीज मिल रही है, दैट इज बायोमास। तो यहां पर द टेक्नोलॉजी ऑफ ग्रोइंग हाई यील्डिंग वेराइटीज, भाई ग्रोथ ज्यादा हो ऑन अ लिमिटेड डाइट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह का यूज करके, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटैश, तो क्या होगा, टोटल बायोमास प्रोडक्शन ऊपर चला जाएगा एंड सो डज द ड्रेन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, पर सॉइल से जो न्यूट्रिएंट्स हैं कहीं ना कहीं वो खत्म हो जाएंगे। तो यही इंपैक्ट होगा टेक्नोलॉजी का, ग्रीन रेवोल्यूशन का सॉइल के ऊपर, की उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे की सारे ड्रेन हो जाएंगे। सो द इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन ऑन द सॉइल इज दैट इट ड्रेन्स द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। मिल गया, बहुत बढ़िया। चलो अगले सवाल पर चलते हैं। चलो देखना तो क्या बोल रहे हैं, हाउ कैन द सॉइल बी एनरिच्ड, ये वाला आप लोग खुद करोगे कि भाई सॉइल को वापस सॉइल को जो है एनरिच कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इस पूरे पैसेज से हमें क्या पता चलता है, सॉइल को कैसे एनरिच किया जा सकता है। यहां पर तो ये लोग सॉइल को एनरिच करने के लिए क्या कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से सॉइल की क्वालिटी और ज्यादा गिर रही है, प्रोडक्टिविटी तो बढ़ती है पर सॉइल की अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो खत्म हो रहे हैं, वो कम हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली हम ये सब चीजें अगर बंद कर दें, फॉरेस्ट को काटना बंद कर दें, तो सॉइल को एनरिच किया जा सकता है, ताकि जो भी काउ डंग है या क्रॉप का वेस्ट है वो वहीं पर रह सके। तो हम कैसे सॉइल को एनरिच कर सकते हैं, जल्दी बताओ। काउ डंग और क्रॉप वेस्ट को क्या करके, सॉइल में ही रहने देके, राइट। अगला है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अफेक्ट, इफेक्ट वर्ड, मतलब कि क्या हो गया, इफेक्ट का मतलब क्या होता है, इफेक्ट का मतलब होता है कि भाई क्या रिजल्ट हुआ, ठीक है। तो रिजल्ट शब्द यहां पर कहां दिख रहा है आपको, रिजल्ट शब्द दिख रहा है यहां पर, कॉन्सिक्वेंटली एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। सो कॉन्सिक्वेंटली हो जाएगा फल स्वरूप या परिणाम स्वरूप, ठीक है। विच वर्ड इन द पैसेज इज ऑपोजिट ऑफ माइनर, बहुत इजी है ढूंढना, अगर आप देखोगे यहीं आपको दिख रहा है, माइनर का दिख रहा है, मेजर, यस, MEJOR, मेजर। आगे बढ़ते हैं, What does the phrase biomass mean in the passage? अब बायोमास का क्या मतलब है पैसेज के अंदर, तो ये वो बायोमास क्या होता है, बेसिकली ऑर्गेनिक होता है, और ये बेसिकली क्या होता है, प्लांट्स, ठीक है, और एनिमल्स से हमें जो मिलता है। तो जैसे उन्होंने बोला ना कि काउ डंग और क्रॉप वेस्ट, तो काउ डंग हमें कहां से मिला, एनिमल से, क्रॉप वेस्ट हमें कहां से मिला, प्लांट से, ठीक है। समझ में आया, क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो बायोमास का मतलब यही होता है, ठीक है, जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलता है, या हम बोले कि अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ प्लांट, मतलब उस एरिया के अंदर, ठीक है, वो जो भी अमाउंट है या जो भी क्वांटिटी है किसका, प्लांट्स और एनिमल्स का, तो उनके थ्रू हमें जो भी ऑर्गेनिक मिल रहा है वो। राइट एन आर्टिकल, इन तीनों के ऊपर आर्टिकल आप लोगों में से किसी एक को, मतलब तीनों में से किसी एक के ऊपर आर्टिकल आप लोगों को लिखना है। इंडिया एन एग्रीकल्चर कंट्री, वेज एंड मेजर्स टू इरेडिकेट डाउरी सिस्टम, फ्री एंड फेयर प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, द नीड ऑफ द टाइम। तो क्या करोगे बताओ, जल्दी सोचो। तीनों पे चाहिए, मेरे टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाएगा तुम्हें इसका, ठीक है, टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाएगा। मेरा टेलीग्राम है भूमिका चौहान नाम से। नेक्स्ट पे चलते हैं। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न अगेंस्ट अनफेयर प्रैक्टिसेस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो तुम्हें क्या करना है भाई, तुम्हें एडिटर को लेटर लिखना है नेशनल डेली के, अपना कंसर्न जताते हुए कि ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गलत चीजें होती है, चीटिंग वीटिंग होती है, इन सब चीजों से रिगार्डिंग। लेटर टू एडिटर का फॉर्मेट क्या था, मैं सिर्फ फॉर्मेट बता रही हूं, अपने आप लिखोगे। सेंडर्स एड्रेस आता है सबसे पहले 3 लाइन में, देन आती है आपकी डेट, देन आता है आपका क्या आता है, 100 बार करवा चुकी हूं मैं, रिसीवर्स एड्रेस आता है,
ठीक है, तो केवल रिसीवर्स एड्रेस नहीं आता, याद रखना, रिसीवर्स डेजिग्नेशन आती है पहले। तो हम लिखेंगे रिसीवर्स डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन मतलब किसको लिख रहे हो, अब आप एडिटर को लिख रहे हो तो आप एडिटर लिखोगे, सॉरी, राइट। उसके बाद रिसीवर की डेजिग्नेशन और उसके बाद उसका एड्रेस। क्लियर है? फिर आप लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आप लोगों का? सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? अनफेयर प्रैक्टिसेस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अनफेयर प्रैक्टिसेस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, राइट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब इसका जो बॉडी वाला पार्ट होगा, सेंडर्स एड्रेस में क्या लिखोगे? कोई भी एड्रेस लिखना पड़ेगा क्योंकि यहां दिया हुआ नहीं है। डेट का फॉर्मेट क्या रहेगा? क्या रहेगा डेट का फॉर्मेट? पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर। ठीक है, कोई भी एबीसीडी डेट है, मान लो 2 डेट है, मंथ है मान लो 2 अक्टूबर 2023। तो इस तरीके से आपका फॉर्मेट रहेगा डेट का। रिसीवर्स डेजिग्नेशन में आप क्या लिखोगे? दी एडिटर लिखोगे। और एड्रेस में क्या लिखोगे? बोलो, नेशनल डेली एक्सप्रेसिंग। तो किसी का भी नाम डाल देना, कोई ऐसा नाम दिया नहीं हुआ है, ठीक है। तो अपन वही अपना दी हिंदुस्तान टाइम्स डाल सकते हैं, ठीक है। याद है ना फॉर्मेट क्या था? बॉडी वाला पार्ट मैंने यहां पर साफ साफ शब्दों में लिख दिया है। सर, शुरुआती लाइन क्या थी? थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द एजुकेशन डिपार्टमेंट अथॉरिटीज। कि भाई आपके पेपर के कॉलम के जरिए मैं क्या चाहता हूं? अटेंशन ड्रॉ करना चाहता हूं एजुकेशन डिपार्टमेंट का, अथॉरिटीज का, टू द अनफेयर बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स इन द एग्जामिनेशन हॉल। कि भाई हम अनफेयर बिहेवियर जो है बच्चों का एग्जामिनेशन हॉल में, या फिर जो हमारा सब्जेक्ट था वो भी हम डाल सकते हैं, हमने इसे थोड़ा सा बस वो कर दिया है चेंज, टू दी अनफेयर प्रैक्टिसेस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। बिहेवियर टू दी, और ये वाला पार्ट जो होता है आपका, ये क्या होता है? बोलो, द यूज ऑफ अनफेयर मीन्स बाय स्टूडेंट इन एग्जामिनेशन इज ऑल्सो अ मेजर कंसर्न फॉर टीचर्स। तो ये आपका वो होता है सब्जेक्ट वाला पार्ट जो आप जहां पर लिखते हो। अनफेयर वेज इन एग्जाम्स हैव बीन इंक्रीजिंग ओवर द इयर्स। कि भाई ये जो गलत चीजें हैं एग्जाम के अंदर, ये साल दर साल बढ़ती जा रही हैं। हम यहाँ पे प्रॉब्लम लिखेंगे कि कंसर्न क्या है हमारा? स्टूडेंट स्टार्ट आर्मिंग देमसेल्व्स फॉर दिस लॉन्ग बिफोर द एग्जाम। और बच्चे जो है इसकी तैयारी में लग जाते हैं बहुत टाइम पहले से ही। दे प्रिपेयर चिट्स फॉर द क्वेश्चन। सबसे पहली चीज वो क्या करते हैं? चिट्स बनाने लग जाते हैं। सम कैरी माइक्रो कॉपीज। दूसरा पॉइंट, माइक्रो कॉपीज लेकर आते हैं रेफरेंस बुक्स की। देयर इज नो डाउट दैट द टीचर और द एग्जामिनर टेक सडन एक्शन। कह रहे हैं इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो टीचर है, जो एग्जामिनर है, वो सडन एक्शन लेता है उनके अगेंस्ट, बट स्टिल वरीज अबाउट द ऑडेसिटी, अबाउट चीटिंग इन द एग्जाम। लेकिन फिर भी यार कहीं ना कहीं चिंता रहती है किस चीज की? कि हिम्मत देखो चीटिंग करने की एग्जाम के अंदर। सम स्टूडेंट्स कीप अ चिट। कुछ बच्चे तो चिट कहां रखते हैं? इन अ शू और कंपास बॉक्स, और राइट द आंसर्स ऑन पीस ऑफ क्लॉथ। अलग अलग चीजें करते हैं। तो सारी चीजें हमने लिख दी है ना, 3 से 4 प्रॉब्लम्स मेंशन कर दी हमने, बट स्टिल देयर इज नो शेम ऑन देयर फेस। पर उनके चेहरे पर कोई भी शर्म नहीं होती। वन वंडर्स दैट पर्पस इज सर्व्ड बाय टेकिंग सच एग्जाम्स, ठीक है। तो through your esteemed daily I would like to spread these views of mine towards the higher authorities to overcome this issue। कि आपके इस उसके जरिए मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं या अपना व्यू देना चाहता हूं किसके लिए? हायर अथॉरिटीज को, कि इस मुद्दे पर उनका ध्यान आए। बस लास्ट में क्या लिखोगे? थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली एबीसी, जो भी नाम है वो खत्म। तो बॉडी वाला पार्ट मैंने आप लोगों को दिखा दिया इस तरीके से। अगला सवाल है, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज करिकुलर एक्टिविटीज एट रेगुलर इंटरवल्स। तो अब यहां पर हम लिख रहे हैं कि भाई कॉलेज में, ठीक है, आप रिक्वेस्ट करना चाहते हो कि भाई यार एक पीरियड जो है वो रखा जाए किस चीज का? किस चीज का? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का। बॉडी वाला पार्ट वापस बता रही हूं, फॉर्मेट तुम लोगों को पता है, वीडियोस डली हुई हैं, तुम वहां से देख सकते हो,
ठीक है, वरना बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा अगर अपन इसमें भी लग गए तो। देखो, I would like to bring your notice that there is a need to include ECA, मतलब extra curricular activities period in the timetable for 1 hour daily, कि भाई टाइम टेबल में 1 घंटे डेली आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का लगा दो। द प्रेजेंट एज इज वेरी कॉम्पिटिटिव, कम्युनिकेटिव एंड प्रोग्रेसिव। अभी की जो एज के बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, कम्युनिकेटिव है, प्रोग्रेसिव है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज प्ले अ वाइटल रोल इन आवर लाइव्स, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्या करती हैं, एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है हमारी जिंदगी में। Now also in the curriculum, by including it as a regular period will boost our talent. फायदे बताएंगे कि यार अगर आप ऐसा करते हो तो हमारा टैलेंट बूस्ट होगा। It is also very necessary for us to rejuvenate and re-energize, कि भाई हमें क्यों चाहिए, रीजन दे रहे हैं ना कि भाई आप लगाओ, जरूरी है, तो हम सारे रीजन यहां पर मेंशन कर देंगे। This will provide the required boost for a healthy mind and body. तो वो कहते हैं ये क्या प्रोवाइड करेगा, जो हमारे हेल्दी माइंड और बॉडी के लिए बूस्ट की जरूरत है वो हमें प्रोवाइड करेगा। Moreover, most of the students participating in such activities will no longer have to miss their academic periods. अब वो कह रहे हैं कि यार ज्यादातर स्टूडेंट जो पार्टिसिपेट करेंगे इन एक्टिविटीज में उन्हें क्या मिस नहीं करना पड़ेगा, उन्हें अपनी एकेडमिक पीरियड्स मिस नहीं करने पड़ेंगे प्रैक्टिस के लिए, कॉम्पिटिशन्स की। ठीक है, इट विल ऑल्सो इंश्योर 100% इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टूडेंट, और 100% इन्वॉल्वमेंट भी रहेगा किनका, स्टूडेंट्स का। ठीक है, इस तरीके से ये बॉडी वाला पार्ट मैंने आपको बता दिया है। आप लिख सकते हैं, फॉर्मेट आप लोगों को मालूम होगा, नहीं मालूम मेरे वीडियोस पड़े हुए हैं, जाकर देख लो। आ जाओ ग्रामर वाले पार्ट पे। वन हु डजंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज कॉल्ड। देखो ये सारे सवाल मैंने करवाए हुए तुम्हें, ठीक है। जो भगवान के एग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं करता, ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, एथीस्ट। यस, चलो ये तुम बताओगे। द फ्रेज एक्ट अपॉन मीन्स टू वर्क हार्ड, टू कंडक्ट, टू एडवाइस, टू फॉलो सजेशन। बताओ, जल्दी बताओ। द फ्रेज, यार बात इतनी इंपॉर्टेंट चीजें बताई जा रही हैं, पूरा समझाया जा रहा है, पूरा पेपर लेकर आया गया है तुम्हारे लिए। प्लीज प्लीज पे अटेंशन, ये जरूरी है। द फ्रेज एक्ट अपॉन मीन्स, एक्ट अपॉन फ्रेज का क्या मतलब है, टू वर्क हार्ड, टू कंडक्ट, टू एडवाइस, टू फॉलो सजेशन। कम ऑन, जल्दी जल्दी जल्दी। ये एग्जाम के पहले दिन करते हैं बच्चे, जो मैं तुम्हें अभी से करवा रही हूं ताकि तुम्हारा एकदम बेस एकदम स्ट्रांग हो जाए। एक्ट अपॉन, हार्ड वर्क करना नहीं, टू कंडक्ट, टू एडवाइस या टू फॉलो सजेशन, किसी भी चीज के ऊपर काम करना शुरू करना। ठीक है, तो एक्ट अपॉन मतलब कोई चीज थी उसके ऊपर आपने काम कार्य करना शुरू कर दिया, तो क्या होगा, ऑब्वियसली वेरी गुड, टू फॉलो सजेशंस। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बताओ, चलो। द सिनोनिम ऑफ कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी का सिनोनिम क्या होगा, फाइट, अग्रीमेंट, डिस्प्यूट या रिजोल्यूशन। कौन बताएगा, फाइट, अग्रीमेंट, डिस्प्यूट या रेजोल्यूशन, जल्दी बताओ। सिनोनिम ऑफ कंट्रोवर्सी, तो रिजोल्यूशन तो नहीं होता है, फाइट, अग्रीमेंट, डिस्प्यूट या रेजोल्यूशन, तो सीधी सीधी बात है यार कि कंट्रोवर्सी का हमें बताना है सिनोनिम, जो कि होगा ऑप्शन नंबर 3, डिस्प्यूट। ठीक है, चलिए। द एंटोनिम ऑफ बेटर, बेटर का एंटोनिम क्या होगा, वर्स, राइट। बेटर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, गुड, बेटर, बेस्ट। वैसे ही एंटोनिम है उल्टा, तो गुड का उल्टा क्या होता है, बैड, तो बैड की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, वर्स। ऑप्शन नंबर 1, यस। अगला सवाल, सरदार पटेल वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ इंडिया। अब मैंने चलो ये तो बता दिया कि यहां पर मैन आएगा, आप लोग मुझे बताओ कि रीजन क्या है यहां पर मैन का, मुझे तुमसे रीजन जानना है। ऑप्शन नंबर 2 में गलती है, हमने एरर फाइंड कर लिया कि सरदार पटेल वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, मैन नहीं आना चाहिए यहां पर, मैन आना चाहिए। अरे यार, ठीक है, पर आप लोग बताओ कि क्यों, आप लोग बताओ कि क्यों। मैंने आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ाया, तब बताया था कि वन ऑफ दी अगर आ रहा है तो इसके बाद जो नाउन लगेगा वो क्या लगेगा,
नाउन लगेगा वो क्या लगेगा? बोलो। यस, प्लूरल लगेगा। नाउन लगेगा जो क्या लगेगा? प्लूरल लगेगा। तो इसीलिए मैन की जगह मेन आएगा। अगला सवाल, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। चलो देख लेते हैं। सीता सेड टू रीटा, आर यू वेल? ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। किससे शुरू हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। तो सेड टू किस में बदल जाएगा? आस्क्ड में बदल जाएगा। सीता आस्क्ड रीता। अब आर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो हम क्या लगाते हैं? इफ या वेदर लगाते हैं। सो इफ शी वॉज वेल। यू क्या था? सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रीटा शी वॉज वेल। आर किस में बदल गया? वॉज में बदल गया। इफ शी वॉज वेल, ये क्वेश्चन मार्क हटा के फुल स्टॉप। द शॉपकीपर सेड टू मी डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ माई शॉप। तो नेगेटिव सेंटेंस है ना? नेगेटिव सेंटेंस है तो हम क्या करते हैं? नेगेटिव सेंटेंस है तो हमारा सबसे पहले फॉरबेड लगेगा। याद है फॉरबेड का? दो तीन तरीके थे, भूल रहे हो तो आप। ठीक है, दो तीन तरीके थे। अगर रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड टू, प्लीज काइंडली का यूज होता है, तो वैसे वाले सेंटेंसेस। यहां पर वो उसको कोई बात बोल रहा है, मना कर रहा है किसी चीज के लिए, तो फॉरबेड या प्रोहिबिटेड का यूज हम देख रहे थे, है ना? तो फॉरबेड मी टू, ठीक है, याद आ गया। सो द शॉपकीपर फॉरबेड मी टू, और फिर बाकी का एज इट इज। ये वाला नॉट बार बार यूज नहीं होगा। फॉरबेड का मतलब ही होता है किसी चीज से मना करना। सो द शॉपकीपर फॉरबेड मी टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हिज शॉप। बहुत इजी, अगर पढ़े हैं, मेरी क्लासेस लगाई हैं, ये सवाल तुम्हारे चुटकियों में निकल जाने चाहिए। अगला सवाल, द शॉपकीपर फॉरबेड मी टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हिज शॉप। माय किस में बदल गया? माय क्या है? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट क्या है? द शॉपकीपर। ठीक है, चलो अगला सवाल, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। तो यार देखो, इसके अंदर एक कंपाउंड में बदलने को दिया है और एक कॉम्प्लेक्स में। तो कॉम्प्लेक्स वाला अभी छोड़ देना तुम लोग, क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं है ना? कंपाउंड वाला बनाओ। और देखो यहां पे दिया ऐसे होता है, दोनों में से कोई एक करना है, दोनों में से कोई एक करना। तो ये वाला बनाओ, माई फ्रेंड इज नॉट इंटेलिजेंट, माई फ्रेंड इज नॉट डिलिजेंट। दोनों चीज में नॉट है। विकल्प वाले मैंने बताए थे, कंपाउंड में बनाना है, कंपाउंड में बनाना है। फैन बॉयज अगर तुम्हें याद आ रहा होगा तो तुम सीधा बना दोगे। FAN से क्या था? नॉर। नाइदर नॉर का यूज कर सकते हो या नहीं कर सकते? कर सकते हो। यस, विकल्प वाली चीजों में बताया था, नाइदर नॉर आइदर और। ना तो ये ना तो वो, या तो ये या तो वो, या तो ये या तो वो विकल्प है आइदर और। ना तो ये ना तो वो, ना ही ये ना ही वो, नाइदर नॉर। सो माई फ्रेंड इज नीदर इंटेलिजेंट नॉर डिलिजेंट। बन गया या नहीं बना कंपाउंड सेंटेंस में? अभी अभी चुटकियों का भी टाइम नहीं लगेगा, फटाफट सारी चीजें हो जाएंगी। अगले सवाल पर चलते हैं। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। चेंज करना है। शी डिड नॉट हेल्प द पुअर। पैसिव में डालना है, पैसिव में डालना है। देखो सब्जेक्ट की जगह क्या हो जाएगा हमारा? पहले आएगा ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव है, राइट? किसके अंदर है? पास्ट सिंपल के अंदर है। क्या लग जाएगा? वॉज वर्ड लगा दोगे? वॉज वर्ड लगा दोगे, है ना? आगे कैसे बन जाएगा? दी पुअर इधर आ जाएगा, शी उधर चला जाएगा, हर में आ गया। द पुअर मैन वॉज नॉट हेल्प्ड बाय हर। द पुअर मैन वॉज नॉट हेल्प्ड बाय हर, राइट? यस। चलो
अगला सवाल है कंप्लीट दिस वर्क एट वंस, इसको भी पैसिव में बदलना। मैंने आपको बोला था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया कहां कहां से सवाल आते हैं। देख लो सारे सवाल पैसिव का देता ही देता है ट्रांसफॉर्मेशन में, और कहीं से दिया नहीं, दोनों पैसिव के दिए, दोनों में से कोई एक करना है। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, कंप्लीट दिस वर्क एट वंस। एक बार में ये काम करो, इंपैरेटिव सेंटेंस है, लेट का इस्तेमाल करके बना सकते हो, लेट का इस्तेमाल करके बता सकते हो, लेट दिस वर्क बी कंप्लीटेड एट वंस, लेट दिस वर्क बी कंप्लीटेड एट वंस। ठीक है, चलो करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, करेक्ट करना है। माई हेयर आर ब्लैक, तो हेयर के साथ आप क्या लगाओगे, इज लगाओगे, माई हेयर इज ब्लैक। रिच मैन शुड हेल्प दी पुअर्स, सो दी पुअर्स ऑब्वियसली यहां पर नहीं आएगा। ठीक है, आपको इनका अगर प्लूरल बनाना, जब आप इस तरीके की बात करते हैं, दी रिच, दी पुअर, ठीक है, तो दैट मीन्स आप सभी गरीब लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, आपको इसको पुअर्स या रिचेस लिखने की जरूरत नहीं होती है, राइट? ये पूरे उसकी बात होती है। सो दी रिच, दी पुअर, अपने आप में किसकी बात कर रहा है, उन सभी गरीब या उन सभी अमीर लोगों की, तो यहां पर पुअर्स नहीं आएगा, रिच मैन शुड हेल्प दी पुअर। ठीक है, चलो यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स। क्लियर, दो वर्ड्स दिए हैं हमें, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट एक में ई दिया हुआ है और एक में आई दिया हुआ है। आप लोगों के अकॉर्डिंग पता है आपको कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस पता है? देखो COMPLE, ई वाला जो है वो क्या होता है, जब आप दैट मेक समथिंग एल्स परफेक्ट और कंप्लीट। जैसे पास्ता में लाल सॉस जो है वो एक कॉम्प्लीमेंट की तरह है, मतलब वो पास्ता को और टेस्टी बना देती है, परफेक्ट बना देती है, कंप्लीट बना देती है, वैसे। और कॉम्प्लीमेंट करना, हम जो दूसरे को प्रेज करते हैं, ठीक है, उसकी तारीफ करते हैं, एडमायर करते हैं, दैट इज कॉम्प्लीमेंट। सेइंग समथिंग नाइस और प्रेजिंग, ठीक है, कुछ अच्छा कहना, प्रेज करना। क्या हो गया, परेशान क्यों हो? देखो अगर तुम्हारे अभी ऐसे पढ़ने लगी ना मैं, तो फिर पूरा का पूरा पेपर कैसे होगा जल्दी जल्दी? अभी तो हमारा पूरा लिटरेचर वाला पोर्शन बाकी है, अभी हमारा ट्रांसलेशन वाला पोर्शन बाकी है ना? यस, हाँ, और ऐसे पेपर मैं कई सारे करवाऊंगी आपको, एक दो भी नहीं, कई सारे पेपर करेंगे अपन, ऐसे काफी सारे पेपर प्रैक्टिस करेंगे ताकि मजे आए हमें आगे। कॉम्प्लीमेंट रेफर्स टू समथिंग दैट मेक्स समथिंग एल्स परफेक्ट, ये पता चल दिया आपको, दोनों को बता दिया मैंने। अब ये एक ट्रांसलेशन है, भूख और इंसान का रिश्ता जन्म से होता है। द रिलेशनशिप बिटवीन हंगर एंड मैन इज फ्रॉम बर्थ। जन्म के साथ ही मनुष्य अपनी भूख भी साथ लेकर आता है। अलॉन्ग विद बर्थ, जन्म के साथ, मैन ऑल्सो ब्रिंग्स, इंसान क्या लेकर आता है, हिज हंगर, आता है लेकर, नहीं आता है, ठीक है, बच्चा पैदा होते ही उसे दूध पिलाना होता है, जन्म के साथ ही वो अपनी भूख लेकर आता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, भूख किसी भी व्यक्ति के जीवित रहने का प्रमाण है, सब कुछ है। तो सबसे पहले देखने वाली बात यह है कि तुम्हें टेंसेस का नॉलेज अच्छे से होना चाहिए, ठीक है, टेंस तुम्हें बहुत अच्छे से आने चाहिए इस तरीके के सवाल को करने के लिए, बहुत अच्छे से आने चाहिए टेंस तुम लोगों को। आ जाओ, तो ये रहा इसका पूरा का पूरा वो ट्रांसलेशन कि द रिलेशनशिप बिटवीन हंगर एंड मैन इज फ्रॉम बर्थ। अलॉन्ग विद बर्थ मैन ऑल्सो ब्रिंग्स हिज हंगर विद हिम। Hunger is the proof of survival of any person, but when his hunger starts taking the form of lust, then it becomes a cause of worry. One's excessive greed becomes the cause of others' trouble. Hunger, starvation are indicators. आप देखो सब जगह है था, तो is का इस्तेमाल हो रहा है, starts का इस्तेमाल, मतलब कि present tense का इस्तेमाल कर रखा है, तो tense का पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ट्रांसलेशन के लिए टेंसेस का पता होना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पेडलर कंसिडर द वर्ल्ड एज अ रैट ट्रैप? पेडलर जो है वो दुनिया को एक रैट ट्रैप क्यों मानता था? द वर्ल्ड हैज नेवर बीन काइंड टू द पेडलर, दुनिया जो है वो कभी भी दयालु नहीं रही पेडलर के लिए, ठीक है। सो ही गॉट अनयूजुअल जॉय टू थिंक इल ऑफ द वर्ल्ड, तो इसीलिए उसे एक अलग तरीके की खुशी मिलती थी जब भी वो दुनिया के बारे में बुरा सोचता था। हिज पास टाइम वॉज टू थिंक ऑफ पीपल, उसका फेवरेट पास टाइम क्या था? लोगों के बारे में सोचना, जिनके बारे में वो जानता है, जिन्हें जानता है। हु हैड लेट देमसेल्व्स बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर ऑफ द वर्ल्ड, जिसने कहीं ना कहीं क्या कर दिया है, अपने आप को इस दुनिया रूपी जाल में कहीं ना कहीं फांस लिया है, और कुछ लोग अभी भी चारों तरफ उसके घूम रहे हैं, जो जल्द ही उस जाल में फंसने वाले हैं, ठीक है। चलो अगला सवाल, व्हाट डिड एम हैमिल से अबाउट लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस? सारे के सारे सवाल मैंने करवाए हुए हैं, अगर आप मेरी वीडियोस देखोगे चैनल पर जो डली हुई हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह की, उनमें सारे ये सवाल मैंने करवाए हुए हैं, ठीक है। एम हैमिल सेड दैट फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। एम हैमिल क्या कहते हैं कि फ्रेंच सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है दुनिया की। इट इज द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, सबसे क्लियर सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है। He said that they must all guard it and never forget it. उन्होंने बोला कि हमें इसे गार्ड करना होगा, कभी भूलना नहीं है। When people are enslaved, if they hold fast to their language, जब लोगों को गुलाम बना लिया जाता है और तब वो अपनी लैंग्वेज पर कंट्रोल रखते हैं, उनके पास उनके प्रिजन की चाबी होती है। बेटा पीडीएफ तुम्हें मिलेगा भूमिका चौहान नाम से जो टेलीग्राम है उस पर, लेकिन केवल एक शर्त पर मिलेगा, केवल एक शर्त पर मिलेगा। आज मुझे मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में 300 कमेंट्स चाहिए, बस। ये तो तुम कर सकते हो अगर मेरे पीडीएफ, अगर तुम्हें पीडीएफ चाहिए, और ये नहीं कि एक ही बच्चा 300 कमेंट कर रहा है, 300 अलग अलग कमेंट्स चाहिए मुझे प्रॉपर, ठीक है। अगर आज 300 कमेंट्स होते हैं वीडियो के अंदर तो भाई गारंटी है पूरा का पूरा पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। Why did children in सीमापुरी stay barefoot? बच्चे जो थे सीमापुरी में आखिरकार वो नंगे पैर क्यों रहते थे? तो देखो, some of the children in सीमापुरी want to wear shoes. कुछ बच्चे जो है सीमापुरी के अंदर वो जूते पहनना चाहते हैं, but a large number of them have to stay barefoot. पर ज्यादातर लोगों को क्या रहना पड़ता है? नंगे पैर रहना पड़ता था। As they cannot afford to buy a pair of shoes, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते एक जोड़ी जूते खरीदना। They state that it is a tradition to stay barefoot, और इसीलिए वो क्या कहते हैं कि ये ट्रेडिशन है, क्या रहना? barefoot रहना, एक्सक्यूज की तरह, ठीक है, कि ये हमारा ट्रेडिशन है नंगे पैर रहना, एक एक्सक्यूज है उनका गरीबी का। नेक्स्ट वन, oh God, yes, चलो अगला सवाल है, व्हाट आर दी हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री? ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में काम करने के क्या दुख थे? मैंने सारे चैप्टर्स जो इंपॉर्टेंट बताए थे ना, देख लो वहीं से सवाल आया हुआ है, वहीं से लॉन्ग आया हुआ है, वहीं से शॉर्ट आया हुआ है, इसीलिए मान लो मेरी बात, ठीक है। दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ, कहने का मतलब सवाल वहीं से आएंगे जहां से बता रही हूँ, लॉन्ग आंसर टाइप वहीं से आएगा जैसे बता रही हूँ, ठीक है। तो तुम्हें भी अपना राजा चाहिए, तुम्हें भी अपनी रानी चाहिए, तो फॉलो करो उस चीज को जो तुम्हें बताया जा रहा है कि ये वाले चैप्टर्स को छोड़ के मत जाना, ये वाली चीजें अच्छे से करके जाना, ठीक है ना। कहने का मतलब नंबर तभी आएंगे ठीक है। सो ग्लास ब्लोइंग, वेल्डिंग एंड सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास आर ऑल हेल्थ हैजर्ड्स। ग्लास ब्लोइंग, वेल्डिंग, ठीक है, वो पीसेस ऑफ ग्लास को एक दूसरे के साथ लगाना, ये सारे हेल्थ हैजर्ड्स हैं। Even the dust from polishing the glass of bangles adversely affect. अब वो पॉलिश करते हैं जब, सुन रहे हो? हाँ, पॉलिश करते हैं तब अफेक्ट करती है आपकी आंखों को, उसमें से जो धूल निकलती है तुम्हारी आंखों में जाती है, ठीक है। एंड इवन एडल्ट्स गो ब्लाइंड, और छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे होते, सारों की आंखें चली जाती है, अंधे हो जाते हैं। The surroundings, prevailing conditions and the type of job involved all proves risky to the health of the workers. अब वो सीधी बात बोल रहे हैं कि जो सराउंडिंग्स है आसपास की, इस तरीके की कंडीशंस जहां पर प्रबल है, प्रिवेलिंग, एंड द टाइप ऑफ जॉब इन्वॉल्व्ड, जिस तरीके का काम है उनका, ऑल प्रूव रिस्की टू बी द हेल्थ ऑफ द वर्कर्स। जो वहां पे वर्कर्स काम कर रहे हैं ना, उनके लिए हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा रिस्की है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं।
आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड। 7 नंबर का सवाल है, 80 सब शब्दों में कुछ कुछ लिखना है। चलो, हाउ डिड डगलस सक्सीड इन ओवरकमिंग हिज फियर ऑफ वाटर। बोला था डीप वाटर लॉन्ग आंसर टाइप के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो आया हुआ है सवाल, ये सवाल आए हुए हैं, तो अगर करने हैं चाहते हो नंबर, तो जो चैप्टर इंपॉर्टेंट बताए कि लॉन्ग आंसर टाइप के लिए इंपॉर्टेंट है, बढ़िया 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 सवाल करके जाओ। When Douglas grew up, he took the help of an instructor to learn swimming. अब जब डगलस जो है बड़ा हुआ, उसने इंस्ट्रक्टर की मदद ली स्विमिंग सीखने के लिए। His training went on from October to April. उसकी ट्रेनिंग जो थी वो अक्टूबर से अप्रैल तक चली। For 3 months he was taken across the pool with the help of a rope. 3 महीने तक उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग चली। क्या ट्रेनिंग चली? उसको पूरा बेल्टों से बांध बांध के उन्होंने सिखाया। As he went under, terror filled him with leg froze. अब जैसे ही वो नीचे गया, उसके पैर एकदम से फ्रोज हो जाया करते थे। हो जाते थे या नहीं हो जाते थे? यार अब तुम्हारे ही जवाब दूंगी तो ये एक्सप्लेन कब करूंगी? अगली क्लास का भी तो टाइम होता है ना इंसान का, होता है या नहीं होता है? पूरा पेपर अगर हमें डिस्कस करना है तो ऐसे ही डिस्कस किया जाएगा ना, वरना तो हमें 3 घंटे फिर बैठे ही रहते हैं अपन, 3 घंटे फिर बैठे ही रहते हैं। और एक भी चीज ऐसी नहीं थी पूरे पेपर में जो मैंने तुम्हें नहीं करवाई है, या जो चैप्टर्स अभी तक मैंने तुम्हें ना करवाए हूं, जहां से सवाल आया हुआ है। सोचो, सारा कुछ करवाया हुआ है, A to Z चीजें। कोई मुश्किल नहीं आता, पेपर इजी आता है। सिर्फ बार बार प्रैक्टिस की जरूरत है, क्लासेस को तुम्हें टाइम पे लगाने की जरूरत है, ठीक है? द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम टू एक्सेल अंडर वाटर एंड इनहेल थ्रू रेज्ड नोज। फिर उसको बताता है कि भाई देख, पानी के अंदर कैसे तुझे सांस लेना है, वो सिखाता है उसको। ही मेड हिम किक हिज लेग टू मेक देम रिलैक्स। धीरे धीरे उसको पैर मारना सिखाता है ताकि उसके पैर जो जम जाते हैं पानी में जाते ही, वो क्या हो सके, नॉर्मल हो सके। देन ही आस्क्ड हिम टू स्विम। फिर वो उसे तैरने के लिए बोलता है। ही कंटिन्यूड स्विमिंग फ्रॉम अप्रैल टू जुलाई। और फिर वो अप्रैल से जुलाई तक लगातार स्विमिंग करता है। Still all terror had not left. अभी भी उसको लगता है कि सारा डर नहीं गया। He swam 2 miles across Lake Wentworth and the whole length to the shore and back to Warm Lake. Then he overcame his fear of water. Finally वो यहां पर गया, पूरा उसको तैरा उसने, एंड उसका पानी का डर खत्म हुआ। ठीक है, चलो अगला सवाल है, What made the peddler ultimately change his ways? तो अब बोल रहे हैं कि व्हाट मेड द पेडलर, क्या हुआ ऐसा कि पेडलर ने अल्टीमेटली अपने रास्ते बदल दिए। क्या हुआ ऐसा, कैसे रास्ते बदल दिए उसने अपने? एडला विलियमसन ट्रीटेड द ट्रैम्प इन अ फ्रेंडली मैनर। आपको याद है एडला विलियमसन ने उसको बहुत अच्छे से ट्रीट किया था। शी वॉज नाइस एंड काइंड टू हर। बहुत नाइस थी, बहुत काइंड थी उसके प्रति। शी इंटरसीडेड ऑन हिज बिहाफ व्हेन हर फादर वाज अबाउट टू टर्न हिम आउट। उसने भाई बीच में दखल दिया अपने बाप के सामने। वो बोली जब उसके पापा उसको वहां पे क्या कर रहे थे, भेज रहे थे वापस। शी स्टिल एंटरटेन्ड द पेडलर इवन आफ्टर नोइंग द ट्रूथ अबाउट हिम। और उसने उसको फिर भी अपने घर में जगह दी, फिर भी हॉस्पिटल, मतलब फिर भी उसको मेहमान नवाजी की, उसका सच जानने के बावजूद कि वो नहीं है जो मेरे पापा सोच रहे थे। शी ऑफर्ड हिम द सूट एज क्रिसमस प्रेजेंट। सूट दिया उसको क्रिसमस प्रेजेंट के तौर पर। ओवरऑल कहने का मतलब यह था कि उसने उसको बिल्कुल एक कैप्टन की तरह ट्रीट किया, जिसकी वजह से दिल छू गई ये बात पेडलर की। और फाइनली उसने अपने रास्ते बदल दिए, बुराई छोड़ दी, चोरी चकारी छोड़ दी। यस, अगला सवाल ये आया है एलिमेंट्री स्कूल वाले से, स्टैंजा का क्वेश्चन। ठीक है, तो आओ देख लेते हैं फटाफट से। Far, far from gusty waves like rootless weeds, the hair torn round the pillow, the tall girl will her weight down head, the paper seeming boy, पानी पी लेते हैं थोड़ा सा, with rat's eye, the stunted unlucky air of twisted bones, at back of the dim class, one unnoted, sweet and young. देखो, who are far, far from gusty waves. Who are far, far from gusty waves. कौन है दूर? Gusty waves क्या सिग्निफाई करते हैं? नेचर को। नेचर में जो प्रेजेंट चीजें हैं
उनको, जो कहीं ना कहीं इन बच्चों की रीच से बहुत ज्यादा दूर है. So gusty waves signify the vibrance and bounties of nature which are far removed from the reach of the children in the slum. क्योंकि स्लम एरियाज में वो बहुत ज्यादा गंदगी में रह रहे हैं, है ना. अगला सवाल, what does the poet mean by the tall girl with her weighed down head? क्या मतलब था? The head of the tall girl is weighed down by the burdens of world. अच्छा, एक चीज और, आज ये पेपर से दो चीज होगी. या तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार ये सवाल अगर एग्जाम में आते हैं तो मैं कर सकता हूं. तुम्हें तो लग रहा होगा ना, थोड़ा बहुत तो आया होगा समझ में, है. हाँ, तो दो चीज हो सकती है कि भाई तुम्हारे दिमाग में आएगा या नहीं आएगा कि भाई मैं कर सकता हूं, ऐसा सवाल आएंगे तो मैं कर पाऊंगा, या तुम्हें लग पाएगा कि यार नहीं मेरे से नहीं हो रहा है. तो दोनों चीजें अच्छी हैं. अगर तुम्हें लग रहा है कि यार इतना मैं कर रहा हूं, मेरे को सवाल निकल रहे हैं, वेल एंड गुड, और भी ऐसे पेपर सॉल्व करो और बेटर होने के लिए. अगर आपको ये लग रहा है कि यार पेपर तो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, मैं तो नहीं कर पाऊंगा इस तरीके का पेपर, या मुझे ये चीजें नहीं आ पाएंगी, तो समझ जाओ कहां पर गलतियां हो रही हैं, क्या चीज है जो सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, और उसके ऊपर अभी से काम करना शुरू कर दो. ठीक है, उसके ऊपर अभी से काम करना शुरू कर दो. सो द हेड ऑफ द टॉल गर्ल इज वेइड डाउन बाय द बर्डन्स ऑफ द वर्ल्ड. शी फील्स डिप्रेस्ड इन इल एंड एग्जॉस्टेड. तो वो लंबी लड़की जो थी उसका सर ऐसे झुका हुआ दिखा रखा था, तो उसका रेलेवेंस था कि बर्डन है देश दुनिया का उसके ऊपर, घर का बर्डन है. ठीक है, डिप्रेस है, वो थकी हुई है, एग्जॉस्टेड है, परेशान है, एनर्जी नहीं है वो जो एक बच्चों के अंदर होती है. हाउ आर द आईज ऑफ पेपर सीमिंग बॉयज. आंखें कैसी हैं, आंखें कैसी हैं उसकी, वो जो बिल्कुल पतला दुबला सा जो लड़का दिख रहा है उसकी आंखें कैसी है. सो द टर्म पेपर सीमिंग डिस्क्राइब्स द वीक हेल्थ ऑफ द बॉय. क्या दिखाता है वो? कमजोर हेल्थ लड़के की. द बॉय इज सो वीक, लड़का इतना कमजोर है, इतना पतला है, दैट ही हैज बीन कंपेयर्ड टू अ शीट ऑफ पेपर, की उसको पेपर की शीट से कंपेयर किया जा रहा है. Rat's eyes describe the greed that is reflected in the boy's eye. Rat's eyes describes the greed. क्या डिस्क्राइब करता है वो? ग्रीड डिस्क्राइब करता है, दैट इज रिफ्लेक्टेड इन द बॉयज आई, जो रिफ्लेक्ट हो रही है किसके अंदर? लड़के की आंख के अंदर दिखाई दे रही है. ठीक है, सेंट्रल आइडिया देख लो, उन्हीं तीन में से दिया हुआ है जिनमें से मैंने तुम्हें बोला था उस वीडियो के अंदर कि यार ये तीन तो करके ही करके जाना. तीनों की तीनों वो दी हुई है. माय मदर एट 66, अब थिंग ऑफ ब्यूटी, कीपिंग क्वाइट. यार अच्छे से करके जाओ, जो इंपॉर्टेंट बताया हुआ है उसको तो भाई करके ही जाओ अच्छे से. ठीक है, जो अब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि इतना सब कुछ बताने के बाद भी अगर तुम नहीं करके जाते हो तो फिर क्या ही फायदा है. अच्छा, क्या हुआ? अरे लाइव, हद है तुम्हारे तो. एक तो अजीब सवाल होते हैं ना, मैं इनका जवाब क्या ही दूं. पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पर, भूमिका चौहान नाम से टेलीग्राम है, वहां पीडीएफ मिलेगा, लेकिन 300 कमेंट्स मेरे कमेंट सेक्शन में होंगे तब मिलेगा. 300 कमेंट्स होंगे अगर कमेंट सेक्शन में तब मिलेगा. ठीक है, हाँ. तो ये दो सवाल और हैं यार, इन्हें देख लो अच्छे से. ठीक है, ये लॉन्ग आंसर टाइप के सवाल थे. अच्छा, ये तो शॉर्ट वाले हैं. चलो बता ही देते हैं. व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन अबाउट द टाइगर किंग्स डेथ. चलो तुम बताओ, एस्ट्रोलॉजर का क्या प्रेडिक्शन था टाइगर किंग की डेथ को लेकर? बोलो. तो एस्ट्रोलॉजर का क्या प्रेडिक्शन था? एस्ट्रोलॉजर ने पहले ही बता दिया था कि बच्चा जो है बड़ा होएगा तो योद्धाओं का योद्धा बनेगा, वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, हीरोज का हीरो होगा, चैंपियंस का चैंपियन होगा. ठीक है, पर उसने ये बताया कि यार क्या मतलब है मैं ये जो भविष्यवाणी कर रहा हूं. बच्चा ये सारी बातें सुन रहा था. ठीक है, तो वो बोलते हैं कि यार जिन भी सितारों के अंदर इसका जन्म हुआ है ना, एक दिन इसकी मृत्यु जरूर होगी. द चाइल्ड बॉर्न अंडर द स्टार विल वन डे हैव टू डाई, मतलब कि वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ. ठीक है भाई, मृत्यु तो सबकी होती है, ये सारी बातें वो बच्चा सुन रहा था. ठीक है, तो वो बोलता है यार ऐसे बताने का क्या मजा है, तू तो ये बता मैं मरूंगा कैसे. फिर वो एकदम अचंभे हो जाते कि 10 दिन का बच्चा बोलने कैसे लग गया, है ना. बट दे एडेड दैट वन डे द टाइगर वुड एक्चुअली हैव टू डाई, एक दिन टाइगर को मरना ही मरना होगा. एस्ट्रोलॉजर ने प्रिडिक्ट किया था
कि टाइगर किंग को 99 टाइगर्स से कोई भी खतरा नहीं होगा, पर 100th टाइगर जो है वो कहीं ना कहीं उनकी मौत का कारण बनेगा, और ऐसा ही हुआ। पर टाइगर किंग जो है ये पता चलने के बाद पागलों की तरह टाइगर्स को मारने में लग गए थे, क्योंकि वो क्या चाहते थे, वो उस भविष्यवाणी को गलत प्रूफ करना चाहते थे। क्या चाहते थे? भविष्यवाणी को गलत प्रूफ करना चाहते थे। चलो, What was the third level? Where was it situated? थर्ड लेवल क्या था और ये कहां सिचुएटेड था? The third level refers to an additional floor of the Grand Central Station of New York. ठीक है, अलग फ्लोर था एक, वो मतलब थर्ड फ्लोर बोल रहा था कि भाई ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे वैसे तो 2 ही है, पर हमारा चार्ली बोल रहा था 3 है, 3 है बोले लेवल्स। तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 2 ही थे, पर वो उसकी कल्पना थी। ठीक है, वो प्रोटैगनिस्ट चार्ली वो जो था वो हेल्यूसिनेट कर रहा था, सपना देख रहा था जो उसे सच लग रहा था। ठीक है, कि वो थर्ड लेवल पर पहुंच गया है, और क्योंकि वो पुराने समय में वापस जाना चाहता था, तो ये उसकी दिमाग की बनाई हुई चीजें थी और कुछ नहीं था। तो ये कुछ क्वेश्चंस और हैं जो आप करेंगे। ठीक है, एंड ये रहा डॉक्टर सदाव से रिलेटेड भी सवाल आया हुआ है। देखो, हाउ डिड डॉक्टर सदाव ऑपरेट द व्हाइट मैन? कैसे डॉक्टर सदाव व्हाइट मैन को ऑपरेट करते हैं? डॉक्टर सदाव वाज अलोन टू ऑपरेट द वुंडेड मैन। अब अकेले थे वो, तो उन्होंने अपनी बीवी की मदद ली। ठीक है, उससे टॉवल मंगवाया, उसको पलटवाया, एनेस्थीसिया दिलवाया, उसकी कॉटन को नाक के पास रख के। राइट, सारे वही क्वेश्चंस हैं जो करवाए हुए हैं। चलो, तो ये बेटा आप लोगों का पेपर था जो मैं आपको बता रही थी कि इंपॉर्टेंट है। ये देखो पूरा का पूरा पेपर एज इट इज, इसी तरीके से इसी फॉर्मेट में आप लोगों के पास पेपर आता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, और आप लोग इसे इजीली कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगी मेरे टेलीग्राम भूमिका चौहान पर। और अभी तक अगर किसी ने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज कर ले, भूमिका _डाउटनट_ मेरा वो है पेपर है, बढ़िया है, सॉल्व कर लोगे अच्छा रहेगा। ठीक है, अब मैंने तो बता दिया जैसे जैसे, अब आप लोग भी खुद अपनी कॉपीज में इसको कर लेना। सारा इंपॉर्टेंट है, सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर का पेपर है ना। तो पूरा पेपर अपन ने सॉल्व कर ही लिया, ऐसे ही पेपर आता है। थोड़ी बहुत चीजें आगे नीचे ऊपर पीछे हो जाएंगी और तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलो तो क्लास करते हैं खत्म। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।